क्या सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल कर देगी या केंद्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा जाएगा जिसमें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई पूरी हो गई है। 2 अगस्त से लगातार सुनवाई चल रही थी। कुल 16 दिन तक इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षकारों ने जिरह की। यहाँ एक पक्षकार सरकार है जो अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय करने के फैसले का बचाव कर रही थी, और दूसरी तरफ वो तमाम याचिकाकर्ता थे जो सरकार के इस फैसले की मुखालफत कर रहे थे। तो इन 16 दिनों की सुनवाई में क्या क्या दलीलें दी गई, बड़ी खबर में आज इसी पर चर्चा करेंगे। किस वकील ने क्या तर्क दिए, सरकार के वकीलों ने कैसे बचाव किया और सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी अहम टिप्पणियां की, इन सब पर बात होगी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले एक नज़र इस मामले के बैकग्राउंड पर डालते हैं। 27 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को भाग 21 के तहत संविधान में शामिल किया गया था। संविधान निर्माताओं का शुरुआती मत था कि ये एक अस्थायी प्रावधान ही रहेगा और जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के अपनाए जाने तक ही प्रभावी रहेगा। मगर 1957 में राज्य की संविधान सभा भंग हो गई और अस्तित्व में आई जम्मू कश्मीर विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं आई कि अनुच्छेद 370 का क्या होगा, क्या ये स्थायी हो जाएगा। और आम जनमानस में ये मान लिया गया कि अनुच्छेद 370 को बिना संविधान में संशोधन किए निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया और इसके तहत मिलने वाला विशेष राज्य का जो दर्जा था वो भी खत्म किया। साथ ही 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पारित कर दिया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, यूटीज। इस पर सियासी घमासान मचा, पर सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। एक साथ कई याचिकाएं दायर हुई। 28 अगस्त 2019 को तब के सीजेआई रंजन गोगोई ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। लेकिन बीते 4 साल से मामला शांत था। इस साल 3 जुलाई 2023 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 2 अगस्त से लगातार सुनवाई करने का फैसला लिया। 2 अगस्त से आज तक इस केस में 16 दिन सुनवाई हुई और कोर्ट की भाषा में आज हियरिंग कंक्लूड हो गई। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दायर हुई। कुल 18 वरिष्ठ वकीलों ने अलग अलग याचिकाओं में दलीलें दी और सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत कई सरकारी वकीलों ने जिरह की। संविधान पीठ की बात करें तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस केस की सुनवाई की। अब चलते हैं सुनवाई पर। 16 दिन की सुनवाई में पहले 10 दिन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अपनी दलीलें दी। इसके बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस पूरी बहस में जिस आधार पर सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी उसके कुछ सवाल निहित थे। उसमें क्या है ये सवाल और क्या दलीलें दी गई, एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान अस्थायी था या फिर स्थायी था, यानी क्या इसे निष्प्रभावी भी किया जा सकता था या नहीं। यही सवाल इस पूरे केस का मेन क्वेश्चन था, इस मामले की नींव थी। सरकार के कदम के खिलाफ और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार किसी भी हाल में इस अनुच्छेद को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 में तो स्पेसिफिकली टेम्पररी यानी अस्थायी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी मसले पर जस्टिस SK कौल ने कहा कि उन्हें इसमें 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि क्या अनुच्छेद 370 ने संविधान में अपनी स्थायी जगह बना ली थी, लेकिन इस पर तो डिबेट चल रही है। दूसरी बात, अगर ये स्थायी नहीं था तो इसको निष्क्रिय करने का तरीका क्या था, प्रोसीजर क्या था और क्या उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। केंद्र सरकार का ये कहना है कि प्रक्रिया भी है और प्रक्रिया हुई भी, क्योंकि गवर्नर जो है राज्य के, उन्होंने सहमति दी थी 370 को वापस लेने की। हालांकि याचिकाकर्ताओं की माने तो याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि गवर्नर क्योंकि प्रेसिडेंट के ही मनोनीत होते हैं, प्रेसिडेंट के ही नॉमिनी होते हैं, गवर्नर जो है वो केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए गवर्नर को कोई हक नहीं था मान्यता देने का या उसको अप्रूवल देने का जब तक इलेक्शंस नहीं होते राज्य में, जब तक राज्य की जनता के रिप्रेजेंटेटिव हाँ नहीं करते, तब तक 370 को वापस नहीं लिया जा सकता था।
इस पर कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 367 से जोड़ते हुए अपनी दलील दी। अनुच्छेद 367 को द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी वो क्लॉज जो संविधान की व्याख्या कर सकता है। सिब्बल ने कहा कि इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 370 में बदलाव नहीं किया जा सकता। दरअसल अनुच्छेद 367 में राष्ट्रपति के आदेश में एक नया सब क्लॉज 4D शामिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370(3) में संविधान सभा शब्द को राज्य की विधानसभा भी पढ़ा जाए। कोर्ट सिब्बल के इस तर्क से सहमत भी नजर आई और यहीं से अगला सवाल उठा कि क्या जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की भूमिका भारत की संसद ले सकती है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि 1957 तक जम्मू कश्मीर में संविधान सभा थी, जिसे संविधान में संशोधन करके विधानसभा बनाया गया और अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने मूर्त रूप दिया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर संविधान सभा को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी पर जिरह करने आए एक और वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य के लिए एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी या बदलने के लिए उपयुक्त अथॉरिटी थी और यह अधिकार सिर्फ उसी के पास है। इस पर बाद में सरकार ने अपना पक्ष रखा और वो पक्ष रखने आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा नहीं थी सूबे में, तब संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि समानार्थी हुए ये दोनों शब्द, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दोनों ही एक जैसी भूमिका में हैं। लेकिन जब संविधान सभा ही नहीं है तो उसकी रिकमेंडेशन, उसके प्रोविजंस कैसे हो सकते हैं? वो तो पहले से ही समाप्त हो चुकी है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार ने जो किया उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। संविधान सभा को विधानसभा के बराबर करने के लिए अनुच्छेद 367 में अमेंडमेंट कर दिया गया। क्या आप अनुच्छेद 370(3) का सहारा लिए बिना अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं कर रहे हैं? ये सवाल था। अगला सवाल, क्या जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में तोड़ने का फैसला संविधान के तहत लिया गया या नहीं? ये सवाल जुड़ा था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 से। इसी बिल को कानून बनाकर सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश के संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक किसी भी पूर्ण राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ है। जबकि सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने इस पर दलील देते हुए कहा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के जरिए सीमाओं से छेड़छाड़ कर दी गई, जबकि इसके लिए तो विधानसभा की अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन विधानसभा उस समय भंग थी तो सहमति की बात ही नहीं उठती, यानी जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ना संवैधानिक था ही नहीं। एक और वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े ने तो इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ही बता दिया। बॉर्डर राज्य है, फॉरेन कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप का मामला है, टेररिज्म का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इन सबको देखते हुए जो देश के लिए सही था वो किया गया। याचिकाकर्ता कहते हैं कि ये सब देखते हुए भी राज्य की जनता से पूछते हुए ही आपको करना चाहिए था, क्योंकि देश का भला करने के लिए आप देश की जनता का हक नहीं छीन सकते। अगला सवाल, क्या अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने की असल वजह राजनीतिक थी? सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किया गया। कहा गया कि राष्ट्रहित में आदेश जारी किया गया है, लेकिन इसका असल मकसद तो भारतीय जनता पार्टी का अपना चुनावी वादा पूरा करना था। भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय से अपने मैनिफेस्टो में 370 को हटाने की बात भी कहती आ रही थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पूरा राजनीतिक एजेंडा था। सिब्बल ने कोर्ट में जम्मू कश्मीर का पूरा घटनाक्रम बताया। जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में PDP के साथ सरकार बनाई, फिर समर्थन वापस लेकर सरकार गिराई। जब महबूबा मुफ्ती ने BJP के हाथ खींचने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया तो राज्यपाल ने उनका फैक्स रिसीव नहीं किया। सिब्बल पूरी कहानी बताते हुए इसे राजनीतिक एजेंडा साबित करने की कोशिश करते रहे। अब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश भर से निष्प्रभावी किया जा सकता है? ये इस केस के बड़े महत्वपूर्ण सवालों में से था, क्योंकि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी राष्ट्रपति के एक आदेश पर ही किया गया। कोई कानून नहीं बनाया गया। संविधान में सीधे तौर पर इसके लिए कोई संशोधन भी नहीं किया गया।
कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए वकीलों ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि कुछ भी करने के लिए कार्यकारी शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हर काम नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 356 की शक्ति की आड़ में अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का मजाक उड़ाना कहलाएगा। 1975 में क्या हुआ था हम देख चुके हैं। ये दुष्यंत दवे की दलील है। वैसे जब वकील राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं सरकार की, जिनकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति ने फैसले लिए। अब बात आज की। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी दिन की सुनवाई थी। वकीलों ने अपनी आखिरी दलीलें पेश की। क्या हुआ कोर्ट में, सुनिए। जम्मू कश्मीर के विभाजन और संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 23 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 16 दिन सुनवाई की और 16वें दिन सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद पीठ ने सुनवाई पूरी कर दी है और फैसला रिजर्व कर लिया है। 16वें दिन की बात करें तो 16वें दिन संविधान पीठ के सामने सबसे अहम मुद्दा जो सारे दिन चला वो मुद्दा ये था, अकबर लोन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रहे हैं उनके हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा गया, रूट्स इन कश्मीर एक सामाजिक संगठन है कश्मीरी पंडितों का, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो याचिका करता है अकबर लोन, वो अपने आप को भारत का नागरिक बताते हैं और भारत के नागरिक की हैसियत से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका लगाई है। लेकिन अकबर लोन जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारत के खिलाफ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगा चुके हैं। जिस आदमी की निष्ठा ऐसी हो पाकिस्तान के सपोर्ट में, वो भारत का नागरिक होने से इनकार करे तो उसकी हैसियत कहाँ रहती है, उसकी कानूनी हैसियत कैसे रहती है कि वो भारत के संविधान के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने यानी संविधान पीठ के अगुआ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अकबर लोन से मंगलवार तक आज तक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह कहने को कहा कि 3 पॉइंट। एक तो वो भारत के संविधान को मानते हैं, भारत को जम्मू और कश्मीर को अभिन्न अंग मानते हैं भारत का, और तीसरा ये कि वो भारत के नागरिक हैं और भारत के इसमें भरोसा करते हैं। इन तमाम चीज़ों को भारत का संविधान और भारत की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इन तीनों चीज़ों को बताते हुए वो एक हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने उनके वकील कपिल सिब्बल से भी सवाल किए। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मंगलवार तक अकबर लोन अपना हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो वो उनके वकील नहीं रहेंगे। मंगलवार आया और मंगलवार को अकबर लोन का हलफनामा आया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट के सामने साफ तौर पे ये कहा कि जो हलफनामा अकबर लोन ने दाखिल किया है वो सही नहीं किया है और इनफैक्ट उस हलफनामे की वजह से भारत की जनता की और कोर्ट की इंसल्ट हुई है, उनकी बेइज्जती हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अकबर लोन से ये कहा था कि आप हलफनामा दाखिल करके ये कहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और बतौर भारत के नागरिक आप संविधान और सुप्रीम कोर्ट और भारत में पूर्ण विश्वास रखते हैं, भारत की संप्रभुता में विश्वास रखते हैं। हालांकि अकबर लोन ने जो एफिडेविट दाखिल किया उसमें केवल 2 लाइनें थीं जिनमें ये कहा गया है कि जो ओथ उन्होंने बतौर एमपी के ली है, जो ओथ जो उन्होंने ओथ ली है संविधान को लेकर, जो उन्होंने संसद में शपथ ली है, उसको वो पूरी तरह से मानते हैं। हालांकि अगर आप उस ओथ को देखें तो उसमें भी साफ तौर पे यही लिखा जाता है कि सांसद अपने देश की संप्रभुता को मानते हैं और सांसद अपने देश के संविधान पर शपथ ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि अकबर लोन ने अपनी एफिडेविट में, अपने हलफनामे में ये चीज़ नहीं लिखी कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, इसलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि अकबर लोन ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सिर्फ एक फसाड है, ये एक झूठ है। अब कोर्ट इस मामले को किस तरह देखती है ये देखना भी ज़रूरी रहेगा। लेकिन जहाँ तक कानूनी और संवैधानिक मामले की बात है, कोर्ट के सामने सीधे सवाल कुछ हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या अनुच्छेद 370 के अंदर जो प्रावधान हैं
उनको टेम्पररी माना जा सकता है, क्या वो परमानेंट हिस्सा है संविधान का, क्या उसको हटाने के लिए कोई प्रक्रिया संविधान में थी और क्या उस प्रक्रिया का पालन हुआ, क्या गवर्नर कोई डिसीजन ले सकते थे, क्या पार्लियामेंट यानी कि भारत का संसद जो है जम्मू कश्मीर राज्य की असेंबली के ना होते हुए भी क्या भारत का संसद कोई डिसीजन ले सकता है राज्य के लिए। अगर आपके देश में कोई राज्य है तो क्या फेडरल स्ट्रक्चर के होते हुए आप राज्य को राज्य का दर्जा हटाकर एक यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, और अगर बनाया भी है तो कब तक आप उसको इस दर्जे पर रख सकते हैं, कब तक आप राज्य के नागरिकों से उनका वोट देने का हक अलग रख सकते हैं, कब जाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, किस तरह से जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह ने साइन किया था तब क्या कानूनी प्रक्रिया थी, क्या कानूनी प्रावधान है जिसके चलते जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था, और क्या जो केंद्र सरकार ने किया उसकी वजह से उन संवैधानिक प्रिंसिपल्स का हनन हुआ है या नहीं। ये सभी मुद्दे जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट को बड़े ध्यान से देखने होंगे। कई हज़ार पेज जो हैं रिटन सबमिशंस दाखिल हुए हैं, दलीलें दाखिल हुई हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1.5 से 2 महीने में हो सकता है कि इस मामले में कोई जजमेंट भी आए। पक्ष और विपक्ष की दलीलों से इतर भी कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से की, जिन पर गौर करना जरूरी है क्योंकि ये टिप्पणियां खुद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 35A ने देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों को छीन लिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 35A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था। इसने लोगों को कम से कम 3 मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 35A ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 16(1) के तहत सार्वजनिक नौकरियों में देश के अन्य राज्यों के लोगों से अवसर की समानता का अधिकार छीन लिया। अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार छीन लिया गया। इसके अलावा 35A ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार भी अन्य हिस्से के लोगों से छीन लिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अनुच्छेद 35A ने न केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों और अन्य निवासियों के बीच बल्कि देश के अन्य नागरिकों के बीच भी एक अंतर पैदा किया था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35A एक गलती थी और साल 2019 में इस अनुच्छेद को संविधान से हटाकर देश की वर्तमान सरकार ने गलती सुधारने की कोशिश की। अनुच्छेद 370 पर हुई सुनवाई का पूरा त्यापाचा हमने आपको समझाने की कोशिश की। जैसे हम बार बार कहते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में होती हैं और हम हिंदी में उसका भावानुवाद आपको बताते हैं। एग्जैक्ट अगर आप प्रोसीडिंग्स जानना चाहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को कंसल्ट करना चाहिए। इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनाएगी। जब फैसला आएगा तब हम विस्तार से उस पर भी चर्चा करेंगे। अब चलते हैं आज की उम्मीद की बात की ओर। आज 5 सितंबर है यानी टीचर्स डे। शिक्षक दिवस देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। वो देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। इससे पहले सोवियत यूनियन में भारत के राजदूत के पद पर रहे, लेकिन उनकी पहचान एक शिक्षक के रूप में भी होती है। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वीसी रहे, कुलपति। तो उम्मीद की बात में डॉक्टर राधाकृष्णन की कही वो बात जो वाकई उम्मीद जगाती है। शिक्षा से सुनहरे भविष्य की उम्मीद। वो कहते हैं, शिक्षा का अंतिम नतीजा एक स्वतंत्र रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो सभी परिस्थितियों और आने वाली समस्याओं से लड़ सके। इसी नोट पे ललन टॉप शो की इस किस्त को हम कंक्लूड कर रहे हैं। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।